नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिए। द सक्सेस माइंड इसी तरह से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आपके बीच में लाता रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बीच में लाता रहेगा, जिससे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रुकने ना पाए। प्यारे दोस्तों, मैं पूरी प्रयास करता हूँ, पूरा प्रयास रहता है मेरा कि मैं ऐसे ही प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आऊँ, जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाए और जिससे आप लोग को ये शिकायत ना हो कि यूट्यूब पर क्लासें तो चलती हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम में नहीं फंसता। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपका सिलेक्शन करवाऊँ। वह दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि पूरी यूट्यूब पे द सक्सेस पॉइंट ही एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और 100% आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले का जो कंप्यूटर विषय पे जो हमारा अध्ययन चल रहा था, उससे पहले हम लोग ने लास्ट प्रश्न क्या देखा था प्यारे दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कि पहला था कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होती है। बात समझ में प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी इकाई है जो उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। फटाफट से उत्तर दीजिए। आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और अंगणित और तर्क इकाई। तो इसका उत्तर क्या था दोस्तों? इनपुट यूनिट। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर है जो टेलीविजन जैसा तो दिखता है पर आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। बात समझ में आया दोस्तों? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो टेलीविज़न की तरह तो दिखता है लेकिन आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एलईडी, बी ऑप्शन है एलसीडी और सी ऑप्शन है सीआरटी और डी ऑप्शन है फ्लैट पैनल मॉनिटर। प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से जो मॉनिटर टेलीविज़न के जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है तो वो होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। बस समझे प्यारे दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कोड का प्रकार नहीं है? यानी इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से ये चुन के बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कोड है जो कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन क्या है कि EDIC, बी है ASC सेकेंड, सी है BCD और डी ऑप्शन है EBCDIC। बस समझ में दोस्तों, एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन है EDIC और बी ऑप्शन है ASCII। है दोस्तों, इसको मैंने गलत पढ़ दिया था, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ASCII। तो बी ऑप्शन क्या है आपका? BCD, डी ऑप्शन है EBCD और IC। तो कंप्यूटर का कोड जो नहीं है आपको उसका उत्तर देना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ASCII, BCD, EBCDIC ये सब क्या हैं? कंप्यूटर के कोड होते हैं, लेकिन जो EDIC होती है वो कंप्यूटर का कोड नहीं होते। कमेंट में करके बताइएगा EDIC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो पहला इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? बस समझ में आया दोस्तों? प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए एक आवश्यक हार्डवेयर होता है? ए ऑप्शन है कंट्रोलर, बी ऑप्शन है रजिस्टर, सी ऑप्शन है कैश और डी ऑप्शन है डेटा पथ। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
अगर हम ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और ये भरोसा रखिए दोस्तों कि जो प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में जरूर फंसेंगे। तो प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो ये होता है प्यारे दोस्तों डेटा पथ। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? बात समझ में दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? ए ऑप्शन है यूज़र, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शन थे यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो प्यारे दोस्तों अगर कंप्यूटर के किसी प्रोग्रामिंग को या किसी कंप्यूटर के संचालन को कंट्रोल करना होता है तो कंप्यूटर के संचालन को कंट्रोल करने के लिए जिसे डिज़ाइन किया जाता है वो होता है प्यारे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए स्थितीय संकेतन का उपयोग करता है? बस समझिए दोस्तों प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए स्थितीय संकेत का उपयोग करता है? ए ऑप्शन है पास्कलीन, बी ऑप्शन है अबेकस, सी ऑप्शन है कंप्यूटर और डी ऑप्शन है कैलकुलेटर। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक अबेकस एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी भी दशमलव संख्या को दर्शाने के लिए संकेतन का प्रयोग करता है। ठीक है ना? तो अबेकस हो जाएगा इसका आंसर, जो कि बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो EBCDIC में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है EBCDIC में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, बी ऑप्शन है मेन फ्रेम, सी ऑप्शन है मशीन कोड और डी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग। EBCDIC क्या नाम है? EBCDIC फॉर्म बताइएगा। तो EBCDIC में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मशीन कोड, प्रोग्रामिंग। तो अगर हम बात करें तो EBCDIC में जिसका उपयोग किया जाता है तो उसका नाम क्या है? तो वो है मेन फ्रेम। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है पैकेज। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण कौन से होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और पैकेज। तो दोस्तों भौतिक उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं या जिनको हम अपने आँखों से देख सकते हैं। इन सभी गुणों के साथ जो उपकरण होता है उसको हम भौतिक गुण कहते हैं, या भौतिक गुण का ही एक दूसरा नाम होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण होते हैं? तो ये हार्डवेयर होता है। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्णों के बीच निर्दिष्ट क्रम को परिभाषित करता है? बात समझ में आए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्णों के बीच निर्दिष्ट क्रम को परिभाषित करता है? ए ऑप्शन है संचयन, बी ऑप्शन है छटाई, सी ऑप्शन है मिलान अनुक्रम और डी ऑप्शन है यूनिकोड।
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्णों के बीच निर्दिष्ट क्रम को परिभाषित करता है? वर्ण यानी वर्ड प्यारे दोस्तों के बीच निर्दिष्ट क्रम को परिभाषित करता है। तो जो कंप्यूटर के द्वारा जिसका उपयोग किए जाने वाले वर्णों के बीच जो निर्दिष्ट क्रम को परिभाषित करता है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो वो होता है मिलान अनुक्रम। क्या होता है? मिलान अनुक्रम होता है। वो क्या होता है? याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, जल्दी प्रश्न ये मिलता नहीं है। तो क्या होगा? मिलान अनुक्रम। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज एक ऐसी प्रणाली है जहां रोबोटिक आर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेगा? बात क्लियर हो रही है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज सिस्टम है जो कि रोबोटिक आर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया को क्या करेगा? कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेगा? तो पहला ऑप्शन है चुंबकीय, बी ऑप्शन है द्वितीयक, सी ऑप्शन है आभासी और डी ऑप्शन है तृतीयक। तो मैं दोस्तों स्टोरेज की जो तृतीयक सिस्टम होता है, तृतीयक प्रणाली होता है, वो क्या होता है? किसी भी ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उस समय के बीच का अंतराल कहा जाता है जब कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक स्टोरेज में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए अनुरोध करता है और ऑपरेशन पूरा हो जाता है? बस में पे दोस्तों प्रश्न क्या है? पूछ रहा है कि हमें उस समय के बीच का अंतराल बताना है कि जब कोई कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक स्टोरेज में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए अनुरोध करता है और ऑपरेशन पूरा हो जाता है। तो ए ऑप्शन क्या है? डिस्क उपयोग समय, दूसरा है ड्राइव उपयोग समय, सी ऑप्शन है डिस्क एक्सेस समय और डी ऑप्शन है डिस्क आगमन समय। दोस्तों उस समय के बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक स्टोरेज में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए अनुरोध करते हैं और ऑपरेशन पूरा हो जाता है। तो होता है डिस्क आगमन समय। क्या होता है? डिस्क आगमन समय। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चल अगले प्रश्न की देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? ए ऑप्शन है कॉम्पैक्ट, बी ऑप्शन है इनपुट या आउटपुट, सी ऑप्शन है ड्राइवर और डी ऑप्शन है स्टोरेज। कौन सा ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच क्या करता है? संचार प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ठीक है ना? कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच क्या करता है? संचार प्रदान करता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? तो होता है इनपुट आउटपुट। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं? बस में प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं? ए ऑप्शन है सिस्टम एक्सेस डिवाइस, बी ऑप्शन है डेटा अधिग्रहण डिवाइस, सी ऑप्शन है डेटा पुनर्प्राप्ति डिवाइस और डी ऑप्शन है डेटा स्कैनिंग डिवाइस। वह दोस्तों जो इनपुट डिवाइस उस दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेटा स्कैनिंग डिवाइस कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानचित्रों, चित्रों, रेखा चित्रों को कंप्यूटर में भंडारण यानी स्टोर करने के लिए
डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? इमेज स्कैनर। बी ऑप्शन है डिजिटाइजर। सी ऑप्शन है MICR और डी ऑप्शन है स्कैनर। प्रश्नों को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? डिजिटाइजर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? ए ऑप्शन है वेब क्लाइंट, बी ऑप्शन है यूज़र, सी ऑप्शन है वेब ब्राउज़र और डी ऑप्शन है वेब सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? वेब क्लाइंट, यूज़र, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर। तो जो सर्वर तक पहुंच सकता है, जिसकी पहुंच सर्वर तक होती है, वो होता है वेब क्लाइंट। क्या कहलाता है? वेब क्लाइंट कहलाता है। याद रखिएगा, वेब क्लाइंट कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या कहलाता है? वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट कहलाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन क्या है? हाई लेवल, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है सी लैंग्वेज और डी ऑप्शन है मशीन। निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडेड निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मशीन को। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा पैकेज है जो व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने यानी स्टोर करने के लिए, अपनी खुद की जानकारी स्टोर करने के लिए और फिर से उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए अनुमति देता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत सहायता पैकेज, बी ऑप्शन है ग्राफिक्स पैकेज, सी ऑप्शन है स्प्रेडशीट पैकेज और डी ऑप्शन है एनिमेशन पैकेज। तो इसका सही उत्तर, जो सही जवाब होगा पहले दोस्तों, वो होगा व्यक्तिगत सहायता पैकेज। तो ए ऑप्शन राइट होगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में खाता खोलता है तो निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? ए ऑप्शन है SFD, बी ऑप्शन है MFD, सी ऑप्शन है सब डायरेक्टरी और डी ऑप्शन है RFD। उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में जब कोई खाता खोलता है तो निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पहले दोस्तों सब डायरेक्टरी बनाई जाती है। उसकी क्या बनाई जाती है? सब डायरेक्टरी। तो सी ऑप्शन राइट होगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को क्या करती है? चिन्हित करती है यानी इंडिकेट करती है? पहला ऑप्शन है उपयोगकर्ता वातावरण, बी ऑप्शन है बैच वातावरण, सी ऑप्शन है टाइम शेयरिंग और डी ऑप्शन है संदेश पासिंग। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो कंप्यूटर संचार की शुरुआत को क्या करती है? चिन्हित करती है? तो ये चिन्हित करती है पहले दोस्तों टाइम शेयरिंग को। किसको? टाइम शेयरिंग को। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक ऐसे प्रकार की है जिसमें डम्ब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है? बात क्लियर हुई? कौन सी ऐसी तकनीक है जो एक प्रकार की है जिसमें डम्ब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जाता है? ए ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, बी ऑप्शन है मैसेज पासिंग, सी ऑप्शन है पेज एनवायरनमेंट और डी ऑप्शन है यूज़र एनवायरनमेंट। तो एक ऐसी तकनीक जिसमें डम्ब टर्मिनलों को केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा यूज़र एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा? यूज़र एनवायरनमेंट। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए अनुमति देता है? कौन सी ऐसी सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर पर लॉगिन करने की अनुमति देता है?
पहला ऑप्शन है ईमेल, बी ऑप्शन है यूज नेट, सी ऑप्शन है टेल नेट और डी ऑप्शन है एफटीपी। तो प्यारे दोस्तों, जो सेवा यानी जो सी सेवा उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर पर लॉगिन करने की अनुमति देता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं टेलनेट के नाम से। किसको जानते हैं प्यारे दोस्तों? टेलनेट के नाम से जानते हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या होगा कि संचालन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन है डिजिटल, बी ऑप्शन है एनालॉग, सी ऑप्शन है हाइब्रिड और डी ऑप्शन है रिमोट। कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है, ध्यान रखिएगा। संचालन के आधार पर यानी प्रोग्रामिंग के आधार पर। बताइए दोस्तों क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा रिमोट, है ना, कि एनालॉग होगा। बताइए डिजिटल होगा, एनालॉग होगा कि रिमोट होगा कि हाइब्रिड होगा? संचालन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो ये होगा एनालॉग। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग हम अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है? बात क्लियर हुई? किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है एनालॉग, बी ऑप्शन है डिजिटल, सी ऑप्शन है हाइब्रिड और डी ऑप्शन है रिमोट। तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हम अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए करते हैं। किसका? डिजिटल कंप्यूटर का। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आविष्कारक कह सकते हैं ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया था? ए ऑप्शन है पीडीए, बी ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, सी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और डी ऑप्शन है मेन फ्रेम। निम्नलिखित में से किस आविष्कारक ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया है? तो उस माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उस माइक्रो कंप्यूटर का नाम है मेन फ्रेम। क्या नाम है? मेन फ्रेम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है? ए ऑप्शन है मेन फ्रेम, बी ऑप्शन है हाइब्रिड, सी ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर और डी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो गति यानी स्पीड, है ना, स्पीड और भंडारण यानी स्टोर और स्पीड के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है? आपको ये क्लियर करना है। क्या करना है? स्पीड एंड स्टोर की कैपेसिटी के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा पहले दोस्तों? मिनी कंप्यूटर। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? ए ऑप्शन है एन, बी ऑप्शन है एम, सी ऑप्शन है आरएफडी, डी ऑप्शन है SNARC। बताइए। तो डी हो जाएगा SNARC। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत करते होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाना चाहते हैं जो पूरे यूट्यूब पर इसी चैनल पे मिलेगी प्यारे दोस्तों, तो चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।